नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे महिला अत्याचारों के ऊपर। कहने को तो देश 21वीं सदी में चल रहा है, मगर आज भी महिलाओं पर आए दिन हमें कोई ना कोई अत्याचार देखने को मिल जाता है। महिला की सुरक्षा की बात हो या महिला समानता, ज्यादातर हमें इस मुद्दे पर औरतों के हक में निराशा ही देखने को मिलती है। आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ या बलात्कार जैसी खबरें तो आम सुनने को मिलती है। हाल ही में हुए अलवर रेप केस के बाद प्रदेश में महिलाओं के अंदर डर बैठ गया है। महिलाओं को घर से निकलने में भी डर लगने लगा है। सवाल ये उठता है कि कब तक महिलाओं पर जुल्म होगा, महिलाएं कब तक हत्या और घरेलू हिंसा का शिकार होती रहेंगी। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी जयपुर। यहाँ हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे रेप की वारदातें हों, चाहे बलात्कार की वारदातें हों, चाहे कन्या भ्रूण हत्या का मामला हो। आखिर इन पर लगाम कैसे लगे? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लें। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्या लगता है कैसे रोका जाए? महिलाओं पर लगातार जो अत्याचार, रेप और जैसी ऐसी घिनौनी घटनाएं, बड़ी दुख की बात है कि आज भी हमारे समाज में हैं और समाज में ही होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़े तीव्र गति से ये कुछ ओछी मानसिकता वाले लोगों की वजह से बढ़ती जा रही है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और समाज में रहने वाला हर व्यक्ति ये समझें कि हमको जितना अधिकार है महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है। समानता से सारे काम अगर एक साथ करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आज जैसे सदी के लोग हैं वो इस बात को समझेंगे और अत्याचार कम होंगे। बिल्कुल, देखिए आम जनता को समझने की भी जरूरत है। क्या लगता है क्या महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके चलते ये घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं? जी देखिए, महिलाओं को सबसे बड़ी बात तो इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। पूरे जो राजस्थान है उस राजस्थान स्तर पे ही नहीं, पूरे देश के स्तर पे एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसमें महिलाओं को ये बताया जाए कि उनके लिए क्या क्या मजबूत कानून बने हुए हैं और महिलाएं कितनी मजबूत हैं। ज्यादातर को तो ये दबा लिया जाता है, कहीं भी छोटी मोटी छेड़छाड़ होती है वो दबा लेती है, यूं सोचती है कि एक तो इज्जत की बात आ जाती है कि भाई इज्जत खराब हो जाएगी, जबकि वो लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं जो नेगेटिव लोग हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और तुरंत ऑप्शन छोड़े नहीं 1% भी। दूसरी चीज, इसमें कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है, बहुत मजबूत, कि छोटी सी भी छेड़छाड़ या कोई भी गलती होती है तो महिला के लिए स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें भी बनना चाहिए, सिविल कोर्ट की तरह, कि 40-50 दिन के अंदर उसके अंदर डिसीजन आके और मजबूती से कि महिलाओं से संबंधित जितने मामले हैं उसके अंदर। तीसरी चीज ये कि जो साइकोलॉजिस्ट है, हम मेडिकल फील्ड से, हमें मेडिकल एसोसिएशन से नेशनल प्रेसिडेंट, उसके नाते से आपको एक सुझाव देना चाहता हूं सरकार को कि जो साइकोलॉजिस्ट है उनको जगह जगह लगाना चाहिए, जो केवल लोगों की साइकोलॉजी है उनको सही करने का काम करें। कि भी ये जो मानसिकता है, सबसे बड़ी दिक्कत है ये सोशल मीडिया पे गलत उल्टी सीधी पिक्चरें चलना, सब कुछ ये देखते हैं लोग बाग, तो उससे और ज्यादा मानसिक रूप से आदमी और विकृत होता जाता है। तो ये चीजें बंद होनी जरूरी है मोबाइल की। तो साइबर क्राइम जो है इस मामले में, उस पर साइबर जो थाने हैं वो मजबूती से पकड़ बना के और मजबूती से कार्रवाई करें और साइकोलॉजिस्ट होने जरूरी है ताकि मानसिक रूप से सही उसको सही करें। तो इसे कह के, और अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो हमें बता दे, हम युवा हैं, हम इलाज करेंगे, लठ ले लेके जाएंगे घर घर पे। और देखिए, जागरूकता की तो जरूरत है ही, साथ ही साथ कानून में बदलाव की जरूरत भी है। जागरूकता अभियान सरकार चलाएगी, अगर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देगी तो निश्चित तौर पर लगाम लग पाएगी। क्या लगता है भ्रूण जांच की जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रूण परीक्षण करवाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है? सरकार को जो भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं सबसे पहले तो उनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए और इसमें ऐसे अधिकारियों की या फिर उनकी वो गठित करनी चाहिए कमेटी जो जाके और औचक निरीक्षण करें उनका और जांच लैब वगैरह होकर उनका वो रद्द कर दे। दूसरी बात, ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं इनमें कानून व्यवस्था का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कानून व्यवस्था बढ़ानी पड़े। दूसरी बात, इसमें थोड़ा प्रचार इस तरह से करें कि भाई महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया जाए। तीसरा, जो भाई साहब ने भी बताया थोड़ी देर पहले कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, जिसमें अभी 30 से 40 दिन की अवधि हो और जो जिस भी महिला के साथ कोई भी गलत हुआ है या अत्याचार हुआ है उसकी जांच हो 30-40 दिन में और उनको सजा मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक मामला हुआ था कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, तो उसके पिता ने
कोर्ट में ही सरेआम गोली मार दी गई थी मेरे रेपिस्ट को। तो ऐसी घटना फिर बाद में ऐसे काम होंगे अगर सरकार खुद ध्यान नहीं देगी कानून व्यवस्था पे। तो बिल्कुल, देखिए सरकार को जरूरत है फास्ट कोर्ट में जो है मामले को ले जाने के साथ साथ ही कानून में बदलाव करने की, इसके साथ साथ ही जागरूकता अभियान चलाने की, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है और अगर महिला और बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो वारदात को दबा भी दिया जाता है। जरूरत है सरकार को जागरूक होने की और आम जनता को जागरूक करने की, तब जाकर महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ। वहीं कोटा में भी हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देश में महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे भ्रूण हत्या के मामले हो, लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। इस विषय पर इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज कोटा से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्या इसके कारण है और किस तरह के कदम उठाने चाहिए? महिलाओं में बढ़ती हुई छेड़खानी के लिए महिलाएं आगे आएं, आवाज़ उठाएं। होता यह है कि महिलाएं जो हैं या लड़कियां जो हैं वो अपने हक को लेकर उतना जागरूक अभी तक नहीं हो पाई जितना उनको होना चाहिए। तो अपने अधिकारों के प्रति जो इंडियन लॉ है उसके एक्ट के प्रति महिलाओं को कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा और अपने लिए जो भी उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो उनके साथ में गलतियां हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करें, आगे आए, बोलना सीखें। पढ़ाई की उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, बच्चियों का जो बाल विवाह कर देना, ये एक सबसे बड़ी महिलाओं के साथ पीड़ा है। इसको किस तरह से देखती हैं और इसको किस तरह से इसके लिए कदम उठाने चाहिए? सर, सबसे पहली बात तो हमें मतलब गर्ल्स की शादी इसलिए करी जाती है क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन नहीं लेती, मतलब वो पढ़ाई छोड़ देती हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करती। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, विलेजेस में सबसे ज़्यादा रीज़न यही देखा जाता है कि जैसे ही बच्चियाँ जहाँ पे लाइक अगर उन्होंने 5th क्लास तक पढ़ाई करी है, 4th क्लास तक पढ़ाई करी है, तो वहीं पर उन्हें स्टॉप करवा कर उनकी शादी कर दी जाती है। तो गर्ल्स को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेनी चाहिए। और सर, गर्ल्स और बॉयज़ जैसे हम ये नाम सुनते तो हम सबसे पहले देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा देखा जाता है उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो हमें हमारी कंट्री की गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, जिससे उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो, जिससे वो अपना हक आगे जाकर लड़ सके और वो कॉन्फिडेंस फील कर सके। जो माता पिता बच्चियों का बाल विवाह कर देते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह का कृत्य करते हैं? क्योंकि पढ़ाई की उम्र में, बचपन की खेल कूद की उम्र में बच्ची का विवाह हो जाना कहीं ना कहीं उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसको किस तरह से देखते हैं? सर, ये हमने सोसाइटी में ऐसा व्यू बना रखा है कि हमें मतलब जैसे ही लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो हमें उसकी शादी करनी है। तो सर, हमें हमारी सोसाइटी में ये व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। हम ही लोग सिटीजन्स हैं जो ये व्यू पॉइंट चेंज करेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए बताना पड़ेगा कि हमें इस व्यू पॉइंट को चेंज करना है कि लड़की जैसे ही बड़ी होती है तो उसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि हम जैसे ही लोग हैं जिन्होंने ये सोसाइटी में ये बना रखा है। समाज में महिलाओं के साथ कई तरह के अपराध हो रहे हैं, सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कदम कई उठाए गए हैं और आगे क्या करना चाहिए जिससे महिलाएं और सशक्त हो सके? सर, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू टीच अ मैन यू टीच अ इंडिविजुअल, यू टीच अ वुमेन यू टीच अ गर्ल यू टीच अ एंटायर फैमिली। सबसे पहले तो शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हर लड़की को पढ़ना लिखना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आज की तारीख में जो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अडॉप्ट होता जा रहा है और हम लोग हमारी संस्कृति, हमारे दायरे भूल के ये जो सोशल मीडिया है और जो भी साइट्स हैं, इनकी वजह से जो वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं वो बहुत हद तक गलत है। कई हद तक हमारी बच्चियां भी इसी चीज़ को लेकर के हम उनको टाइम नहीं देते हैं, हम उनसे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, माता पिता अपनी लाइफ के अंदर व्यस्त हैं, तो बच्चा अपने अंदर अकेलापन महसूस करता है और फिर वो बाहर दोस्त खोजने की कोशिश करता है और वो कई बार गलत अंजाम हो जाता है।
तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को पूरा समय दें, उनके मन की बात समझें, उनको शिक्षा दें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर हम परिवार वाले खुद बच्चों के लिए और अपने परिवार वालों के लिए खड़े रहेंगे तो आप मुझे बताएं, बच्चा बाहर जाके दोस्त या कोई मित्र क्यों बनाएगा, क्यों ढूंढेगा? और कानून के साथ सबसे बड़ा चीज़ ये है सर कि कानून अपनी कार्रवाई पूरी करता है, मगर कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि झूठे केस भी हो जाते हैं। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिसकी गलती है उसको कड़े से कड़ा सज़ा मिलनी चाहिए और उसको एक सबक मिलना चाहिए कि 10 जने आगे जाकर के एक ऐसी गलती ना कर सकें। प्रदेश में घरेलू हिंसा के काफ़ी सारे मामले दर्ज हो रहे हैं। लगातार महिलाओं की शादी, लड़कियों की शादी होने के बाद में दहेज के और घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, और लगातार लड़की और महिला इस केसों में सर्वाइव करती है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या राय है आपकी? सर, ज़्यादातर जो घरेलू हिंसा के मामले आ रहे हैं उसमें यही है कि अगर पेरेंट्स, अगर बच्ची शुरू से सेल्फ डिपेंड होती है, पेरेंट्स के द्वारा भी अगर बच्ची को ये सिखाया जाता है कि आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है, तब वो आगे जाके अपना ये जो अपना जीवन है उसको सर्वाइव कर सकती है, वो अपने हक के खिलाफ लड़ सकती है। क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि बच्ची को मतलब उसको एजुकेशन नहीं दी जाती है, उसकी कम उम्र में शादी करा दी जाती है, और इससे क्या होता है कि वो अपने हक के खिलाफ लड़ना ही नहीं जान पाती है। जैसा उसको ससुराल वाले रखेंगे वो वैसा ही रहेगी। वो अगर अपने हक के खिलाफ बोलना भी चाहती है तो उसको ससुराल वाले क्या है, दबा दिया जाता है उसको कि आप घर में रहिए, या जो भी उस पर अत्याचार होता है कि नहीं। अगर वो लड़की भी खुद भी अंदर से डरी हुई होती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे परिवार के खिलाफ जाऊंगी, फिर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना उसको पेरेंट्स का सपोर्ट। बच्ची को घर बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि ससुराल में जाने के बाद आपको वहीं पर रहना है, तो वो एक तरह से अंदर से घबराई हुई रहती है। ना तो वो अपने खिलाफ आवाज़ उठा पाती है और ना वो कानून तक जा पाती है, मतलब उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। तो वो अपने हक की लड़ाई कहाँ से लड़ेगी? तो उसको शुरू से ही सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, और ये काम माता पिता का ही होता है। माता पिता ही उसको सेल्फ डिपेंड अगर बनाएंगे, उसको जैसा कि अभी सर ने बोला कि माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, ये बिल्कुल ज़्यादातर सही है। माता पिता को बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि वो अपने मन की हर बात शेयर कर सके। तो वो सेल्फ डिपेंड होगा, अपने मन की हर बात करेगा तो माता पिता उसको जागरूक करेंगे, तो ऐसा अन्याय उसको आगे जाके नहीं सहना पड़ेगा। लड़का और लड़की में जो असमानता है भारत में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। लड़कियों को पैदा होने से पहले कोख में मार दिया जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह का चलन अब आना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में लोग जीवन ज्ञापन कर रहे हैं? एक्चुअली जो लड़के और लड़की का भेद चलता आ रहा है, ये हमारी पौराणिक परंपराओं के अंतर्गत चल रहा है। अब ये चेंजेस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अगर हमारे पूरे कंट्री को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी हमारा देश ग्रोथ करेगा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो चाहे कोई दूसरा सेक्टर हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि जिसमें हम भ्रूण हत्या या कन्या वगैरह, पता चल गया कि ये कन्या पैदा होने वाला बेबी जो है कन्या है या लेडी है, तो उसको पहले से ही ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिसे किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। लड़कियां कमज़ोर है, या बोलना नहीं चाहती, या लड़ना नहीं जानती। सर, लड़कियों में एक्चुअली क्या है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। जो फैमिलीज़ हैं वो एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा मतलब लड़कियों को दूर रखते हैं वो एजुकेशन। कई बार देखा गया है कि जो एजुकेटेड लड़कियां हैं वो भी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, वो है कि उनको खुद को ही पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले उनके पेरेंट्स को उनको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी होगी। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़कियों में डेवलप करना होगा। जब तक लड़कियों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि लड़कियों को सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, तभी लड़कियों की ग्रोथ हो पाएगी। लड़कियों के साथ यदि छेड़छाड़ की घटनाएं होती है तो उनको सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? कि अगर कोई उनको परेशान करता है या कोई अश्लील हरकत करता है, क्या कदम उठाना चाहिए? क्या संदेश मिला? सबसे पहले इस चीज़ को हाइड नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को बताना चाहिए इस फैमिली, और या फिर अगर फैमिली इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही है उनको, या उनको छुपाने के लिए बोल रही है इस चीज़ को, तो उनको पुलिस के पास जाना चाहिए और इस चीज़ की रिपोर्ट वगैरह करवानी चाहिए। ये थे कोटा से जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे। साफ तौर पर जो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण है
कि देश की जो बेटियां हैं वो सेल्फ डिपेंड नहीं हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और एजुकेशन के दृष्टिकोण पर महिलाओं को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं देश में जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि जब वो खुद जागरूक होगी तभी वो अपने हक के लिए लड़ पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। चलिए अब चलते हैं हनुमानगढ़। यहाँ भी हमारे संवाददाता कुलदीप ने लोगों से बात करके उनकी राय जानी। प्रदेश भर में महिला अत्याचार जो है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं वो काफ़ी निंदनीय है, लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार से जो भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं भी अब बढ़ने लगी है, उसके अलावा रेप जैसी घटनाएं भी सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्या महिलाओं को अलग से कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें बंद हो जाए, भ्रूण हत्या बंद हो जाए। हालांकि काफ़ी ऐसे कानून हैं जो देश भर में लागू है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के मन में उसका डर नहीं है। क्या कानून सही तरीके से अपनी कानून के प्रति पालना करवाने के लिए पुलिस जो है कहीं ना कहीं अपना भय स्थापित नहीं कर पा रही है। काफ़ी ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि क्या महिलाएँ वास्तव में आज भी घर से निकलते वक्त क्या खुद को सुरक्षित महसूस करती है? क्या महिलाएं अपने आप को शाम के वक्त घर से निकलने में कोई संकोच करती है? सवाल कर लेते हैं। राजस्थान प्रदेश में भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं बढ़ती है और सबसे ज़्यादा बात करें अगर महिला अत्याचार भी बढ़े हैं, कैसे रोका जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? महिलाओं को सबसे पहले जागरूक होने की ज़रूरत है और जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उन डॉक्टर के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों में उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आपको क्या लगता है महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा अधिक से अधिक दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके अलावा जो है उनको जो उनके राइट्स है कानून के अंदर वो भी उनको बताने चाहिए। जागरूकता का एक, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे आंगनवाड़ी स्तर पे या जिस प्रकार से भी कानून की जितनी भी नॉलेज है उनको दी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़े हैं और लगभग हालांकि कानून काफ़ी बने हुए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन बावजूद इसके भी महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती है। रोज़ नए मामले आते हैं, कभी किसी पर रेप के मामले आते हैं, कभी भ्रूण हत्या के मामले आते हैं, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? कानून का भय दिखाकर रोका जा सकता है और कोर्ट भी सख्ती बरते। जो भी मुलजिम हैं जमानत कम से कम मिलनी चाहिए और इसका कानून की पूरी जानकारी सभी महिलाओं को या लीगल एड के थ्रू, ये लोक अदालतें लगती है उनके थ्रू, पैनल एडवोकेट हैं, सभी को जागरूकता दिखानी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे महिला अत्याचार? मेरा तो यही कहना है कि सभी जितनी भी बच्चियां हैं उनको शिक्षित करना चाहिए और उनको आत्मरक्षा गुर सिखाने चाहिए। बचपन से ही उनको ट्रेन कर देना चाहिए कि हाँ हमें कहीं निकलना है या बाहर जाना है तो हमें पूरी हिम्मत के साथ लड़ना भी चाहिए। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को और क्या सुझाव देना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक अत्याचार की वस्तु समझते हैं, जब मर्जी अत्याचार किया और उन्हें छोड़ दिया? क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव ये है कि अभी पीछे कानून बना था जिसमें अगर किसी महिलाओं के साथ रेप की घटना घटित होती है तो उसमें कानून का ये कर दिया कि अगर 12 साल से जो कम बच्ची के साथ अगर क्राइम होता है तो मुलजिम को फांसी की सज़ा दी जाएगी। उसमें कानून, उसमें उम्र की क्या दरकार है? रेप तो रेप ही होता है। तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए भी अलग से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये वो तमाम जो महिलाएं थी कहीं ना कहीं जागरूक है और अधिवक्ता भी हैं। इन्होंने बताने का प्रयास किया भी जिस प्रकार से राजस्थान में जो महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। उन्होंने अपना सुझाव भी दिया जिस प्रकार से 12 वर्ष से कम बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं होती है उसमें हालांकि अब फांसी की सज़ा जोड़ी गई थी, तो उसके ऊपर भी अगर किसी के साथ रेप जैसी घटनाएँ होती है तो उसको कम से कम उम्र कैद दिया जाना चाहिए ताकि एक डर और एक भय पैदा हो। और एक अधिवक्ता ने यह बताने का प्रयास किया भी सबसे ज़्यादा कानून की जागरूकता आम जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और जो क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति हैं उनके अंदर कम से कम कानून का भय होना चाहिए। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा। उदयपुर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से महिला अत्याचार पर चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। 2022 का बजट पेश कर दिया गया है। जिस तरह आम इंसान इसमें निराश हुआ है
क्योंकि टैक्स में किसी तरह की कमी नहीं की गई। आपको बता दें कि 2014 में टैक्स रेट में कमी हुई थी, उसके बाद कभी भी बजट में टैक्स कम नहीं किया गया। और 2022 का जो ये बजट पास हुआ है, इसमें भी आम इंसान को टैक्स से राहत नहीं मिली है। लेकिन हम किसानों की बात करें और खेती की बात करें तो किसानों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा बजट यहाँ पर पेश हुआ है। किसानों से कि जो खेती से जुड़े जो उपकरण है और खेती से जुड़ी जो सामग्रियां हैं, उन्हें सस्ती कर दी गई है। किसानों को किस तरह से इसमें आस है, क्या और कुछ इनकी मांग है, कुछ किसान लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, बजट पेश हुआ है 2022 का, किसानों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा भी बजट माना जा रहा है। क्या मानते हैं किसानों को क्या क्या ज़रूरतें थी और कितने हद तक ये किसानों के फेवर में गया है? अब जो सरकार ने कहा है कि भाई किसान उपकरणों को सस्ते करेंगे। पहले क्या है कि इस पर कुछ उपकरणों पर जीएसटी लगता था, जैसे वो कल्टी हो चाहे कुछ भी हो, इस पर जीएसटी लगता था। अगर सरकार ने घोषणा की है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ये चाहते हैं किसान की जो जैसे यूरिया है, आज कालाबाजारी होती है, किसान को यूरिया मिलता नहीं समय पर, लाइनें होती है, मारपीट होती है। इस तरह का एक ऐसा प्रावधान हो जाए कि भाई किसानों को अपने मांग के अनुसार यूरिया मिल जाए। फसल बीमा योजना जो है सरकार की, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाई है। किसान उससे अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाया है। मेवाड़ का किसान तो इससे बिल्कुल ही लाभान्वित नहीं हो पाया। हम किसान ये मांग करते हैं, ये चाहते हैं कि किसान को गाड़ी के जो एक्सीडेंट होता है और केसलेस मिलता, उसी तरह से किसान के परिवार में अगर कोई घटना हो जाती है खेती में तो उसे तुरंत प्रभाव से उसको लाभ मिले। और एक किसान को किसान मानते हुए, सरकार किसान को किसान मानते हुए उसके एक वारिस पे, भले चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी तरह से हो, उसको सरकार में पढ़ाई के लिए उसको निःशुल्क उसको करावे, ताकि किसान का परिवार भी एक खुशहाल और सक्षम हो सके। क्योंकि ये योजनाएं आती रहती है किसानों को, क्योंकि अभी चुनाव है राज्यों में, तो हो सकता है किसानों को खुश करने के लिए किया जाए, लेकिन धरातल पे इसको उतारना बहुत पड़ेगा। बिल्कुल, किसानों के लिए काफ़ी हद तक राहत देने वाली जो बजट है वो यहाँ पर घोषणा की गई है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि किसान के परिवार में किसी की मौत होने के बाद उसको तुरंत जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। फसल बीमा योजना जो है वो मेवाड़ में धरातल पर अभी तक नहीं आ पाई है। घोषणाएं हर बार होती है और हर बार घोषणाएं सिर्फ एक पुलिंदा बनकर रह जाती है, आम इंसान को धरातल पर राहत नहीं मिल पाती है। इसमें जिस तरह से इस बार 2022 का बजट पेश हुआ है, उसमें किसानों के फेवर में इस बजट को माना जा रहा है। लेकिन किसानों की कुछ और मांगे भी थी जो हमने आपको बताई। जिस तरह से डिजिटल इंडिया का सपना भारत सरकार देख रही है और भारत को डिजिटल करने की बात कर रही है, वहीं विश्वविद्यालयों को भी डिजिटल किया गया है। हर स्कूल में, हर क्लास में टीवी लगाने का जो प्रावधान है वो किया गया है। इससे क्या लगता है कि जो और इसी के साथ फिलहाल के लिए बोलियो राजस्थान में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।